हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ हिंदी, जो आपकी युक्ति पब्लिकेशन की बुक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो आपको इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी भी टेट एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप यूजीसी नेट, पुलिस कांस्टेबल, लोक सेवा आयोग, आईएसपीसीएस, लेखपाल, प्रवक्ता, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, रेलवे, पुलिस, जहाँ पे आपको हिंदी पूछी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये इनके राइटर्स के बारे में गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 हिंदी भाषा। तो यहाँ पे आपको पहले हिंदी भाषा कहाँ से स्टार्ट हुई, इसका उद्भव कहाँ से है, यहाँ पे ये गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव कब हुआ? 1000 ईस्वी के आसपास। ये आंसर है 1000 ईस्वी के आसपास। भाषाओं का विकास कर्म किस प्रकार है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में घुमाने के लिए पूछा जाता है कर्म, ठीक है। इसे आरोही अवरोही दोनों कर्म में आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले क्या था? संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी बनी, ठीक है। तो संस्कृत, पाली, SP, प्राकृत, PR, अपभ्रंश और हिंदी। कोई भी ट्रिक लगा के आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिंदी से ठीक पहले की भाषा कौन सी थी? तो देखिए, हिंदी से ठीक पहले की भाषा कौन सी है हमारी? देखिए कैसे एग्जाम में पूछता है। हिंदी से ठीक पहले की भाषा अपभ्रंश, ठीक है। अगर पूछे अपभ्रंश से ठीक पहले की भाषा तो प्राकृत। सबसे पहले कौन सी भाषा थी? हिंदी। संस्कृत। सबसे लास्ट में कौन सी भाषा बनी? हिंदी बनी। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। हिंदी भाषा को राजभाषा, सरकारी कामकाज की भाषा है। हमारी जो हिंदी भाषा है वो हमारी राजभाषा है, ठीक है। संविधान के भाग 17 अध्याय 1 की धारा 343 वन में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। संविधान से रिलेटेड अगर आपसे पूछे तो इससे बाहर और कुछ नहीं पूछेगा। जिसकी लिपि देवनागरी है। तो भाग 17 में है, अध्याय 1 में है और धारा 343 का 1 है। ओके, आगे चलते हैं। हिंदी भारत के लगभग 70 करोड़ लोग बोलते और समझते हैं, इसलिए ये देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है और इसी कारण ये भारत की राष्ट्र भाषा कही जाती है, ठीक है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा, भारत की राजभाषा का प्रस्ताव जो है पास किया था, इसलिए 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। हिंदी उत्तर भारत के कितने प्रांतों की भाषा है? तो 10 प्रांतों की भाषा है। हिंदी उत्तर भारत के 10 प्रांतों की भाषा है। इनके नाम हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। इसे हिंदी क्षेत्र अथवा हिंदी प्रदेश भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं, 18 बोलियां हैं। तो अगर पूछे कि कितनी बोलियां हैं हिंदी के अंतर्गत, तो 18 बोलियां हैं और 5 उपभाषाएं हैं। इनके नाम हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ठीक है, और पहाड़ी हिंदी। तो ये 5 उपभाषाएं हैं और ये बोलियां हैं इनकी। जैसे पश्चिमी हिंदी की उपभाषाएं हैं कौन सी? ब्रिज, खड़ी बोली और कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू। पूर्वी हिंदी की है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और बिहारी हिंदी की है उपभाषा भोजपुरी, मैथिली, मगही। राजस्थानी की है मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। और पहाड़ी की है गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली। हिंदी में प्रकाशित भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? अगर हिस्ट्री से पूछने लगा तो ये पूछ सकता है आपसे, तो उदंत मार्टंड। ये देखिए, आप पिक्चर देख सकते हैं, ये देखिए। अब उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था जो कलकत्ता से 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर के संपादन में प्रकाशित किया गया। तो ये भी पूछ सकता है किसने संपादन किया? तो पंडित जुगल किशोर ने। कब किया? 1826 में। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पश्चिमी हिंदी और उसकी बोलियों का विकास शौर सेनी अपभ्रंश से हुआ, जबकि पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है।
पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से भी प्रांतीय भाषाओं के साथ साथ हिंदी बोली समझी जाती है। हिंदी फिल्मों, टेलीविज़न कार्यक्रमों, टीवी, रेडियो प्रसारित होने वाली हिंदी खेल कमेंट्रीज ने हिंदी को लोकप्रिय बनाने में विशेष सहायता की है। तो ये सब आपको इसमें गिवन है, ठीक है। अब देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। ये देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को उल्लेख है? 22 भाषाओं का। कौन कौन सी हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। असमिया, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, पंजाबी, सिंधी, तेलुगु, बोडो, संथाली, बंगला, हिंदी, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, संस्कृत, तमिल, उर्दू, मैथिली, डोगरी। अब आपसे पूछ सकता है यहाँ पे कि किस भाषा का जो है जो 22 भाषाओं में संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा का उल्लेख नहीं है, यह कौन सी भाषा नहीं है? तो इंग्लिश जो है मोस्टली पूछी जाती है, क्योंकि इंग्लिश इतनी ज़्यादा फेमस है कि हमें लगता है कि नहीं इंग्लिश तो होगी ही, अगर हमने इन्हें अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो इंग्लिश इसमें नहीं है, याद रखिएगा। हिंदी किस परिवार के अंतर्गत आती है? तो भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती है। और हिंदी भारोपीय परिवार के अंतर्गत आने वाली आर्य भाषा है। आर्य भाषा काल के अंतर्गत आने वाली भाषाएं इस प्रकार हैं। प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत है। मध्यकालीन आर्य भाषाएं पाली, प्राकृत और अपभ्रंश हैं। और आधुनिक कालीन आर्य भाषाएं हिंदी, पंजाबी, मराठी, बंगला, सिंधी, गुजराती, उड़िया और असमिया हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उत्तर भारत में आर्य भाषाएं बोली जाती हैं तो दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसकी संख्या कितनी है? 4 है। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम। अब ये देखिए, ये पूछा जाता है कि कन्नड़ कहाँ की भाषा है, कौन से स्टेट की है? तो कर्नाटक की। तमिल कहाँ की है? तो तमिलनाडु की है। मलयालम केरल की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए, देवनागरी वर्णमाला के बारे में पढ़ लेते हैं। ध्यान रहे, ये सरकारी देवनागरी वर्णमाला नहीं है। इसमें कुल 52 वर्ण हैं, जिसमें से सवर्ण वर्ण 11 हैं और शेष क्या है? 41 वर्ण व्यंजन हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब आप सवर्ण अ आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ, ये 11 आपके सवर्ण हैं। अनुस्वार कितने हैं? 1 हैं। विसर्ग कितने हैं? 1 है। मतलब अनुस्वार और विसर्ग कितने हैं? 1 है दोनों। व्यंजन देख लीजिए, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं आपके। ठीक है, व्यंजन देखिए, का खा गा घा डा कंठे हैं आपके। चा छा जा झा या तत्तालव्य, टाठा डा ढा ना मूर्धन्य, ताथा दा धा ना दंते, पाफा बाभा मा ओष्टे। अब आप इसको बोलने के अकॉर्डिंग आप इसे लर्न कर लीजिएगा कि कंठे से कौन सा बोले जा रहे हैं, तालव्य से कौन सा बोले जा रहे हैं। ठीक है, ये तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा, क्योंकि ये तो बेसिक है बिल्कुल। सभी एग्जाम्स में सबसे पहले यही चीज़ पढ़ाई जाती है। तो देखिए, जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्पर्श व्यंजन हमारे कितने हैं? आप ध्यान रखिएगा कितने हैं? 25 हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 25 हैं। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? 4 होते हैं, 11 अलावा। और तीनों शाह और हा हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, और ये होते हैं संयुक्त व्यंजन, ये भी 4 होते हैं। और दो होते हैं ये द्विगुण व्यंजन, या यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब टिप्पणी देखिए। भाषा की न्यूनतम इकाई ध्वनि है। भाषा की न्यूनतम इकाई क्या है? ध्वनि है। ध्वनियों से मिलकर क्या बनते हैं? वर्ण बनते हैं। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी देवनागरी वर्णमाला में लिखी जाती है। अनुस्वार विसर्ग को किशोरी दास वाजपेयी ने आयोगवाह नाम देकर इन्हें व्यंजन माना है, स्वर्ण नहीं। ठीक है, तो देखिए, जो वहाँ पे आपको मैंने आयोगवाह दिखाए थे, विसर्ग और अनुस्वार, तो वो किशोरी दास वाजपेयी जी ने उन्हें आयोगवाह नाम दिया है। अगर ये भी आपसे पूछा जा सकता है, देखिए कितना डीप क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए तो। और इन्होंने व्यंजन माना है, स्वर्ण नहीं माना है। अब ये देखिए, जो डा होते हैं अनुपूरक ध्वनियाँ हैं। डा ढा का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में, और जो जिसके नीचे बिंदु होता है उसका प्रयोग शब्द के मध्य में होता है या अंत में होता है। ये ध्यान देने वाली चीज़ है। एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसे, तो आपके समझ आ जाएगा। इसे समझना है, रटना नहीं है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे इसके नीचे बिंदु नहीं है, इस डा के नीचे बिंदु नहीं है। शेप दोनों की सेम होती है, बस बिंदु का डिफरेंट है। और इसके नीचे भी बिंदु नहीं है, तो ये स्टार्टिंग में यूज़ हो रहे हैं। और देखिए, जिनके नीचे बिंदु हैं वो मध्य में या फिर
अंत में यूज़ हो रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये समझ लीजिएगा कि जिनके नीचे बिंदु नहीं होते तो वो क्या होते हैं, स्टार्टिंग में यूज़ होते हैं, और जिनके नीचे बिंदु होते हैं वो या तो मध्य में यूज़ होंगे या फिर अंत में। अब आगे चलते हैं। सरकारी वर्णमाला में डा ढा श्रा को स्थान नहीं दिया गया है, अतः वहाँ कुल वर्णों की संख्या 49 मानी गई है। आपने कई बार देखा होगा कहीं पे 49 होती है, कहीं पे 52 होते हैं वर्ण, ठीक है। तो ये जो कन्फ्यूज़न है ये यहाँ इस बुक में बिल्कुल क्लियर किया है। देवनागरी में कुल कितने वर्ण हैं, इस पर विद्वान एकमत नहीं है। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बना है। अब देखिए यहाँ पे ये देख लीजिए श्रा, ये जो है आपके यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आप इसके ये संयुक्त व्यंजन है ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पूछ लेता है कि इस वर्ण का पहला अक्षर किस कहाँ से शुरू होगा, किस वर्ण से शुरू होगा। तो ये कंठे से शुरू होता है, ठीक है, का से शुरू हो रहा है क्योंकि। तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। आपको मैं ऐसे क्वेश्चंस दिखाऊंगी। अब देखिए देवनागरी वर्णमाला सरकारी जो है आपकी, उसमें स्वर ई ऊ री ए आई ओ औ ये माने गए हैं, और अनुस्वार और विसर्ग हैं, और आपके ये 25 आपके व्यंजन हैं। कौन से? स्पर्श व्यंजन, ठीक है। और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, इसमें कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। अब देख लीजिए देवनागरी वर्णमाला सरकारी स्तर में 11 स्वर हैं। अगर आप देवनागरी वर्णमाला से याद रखना चाहें तो उसमें 11 स्वर गिवन है, 38 व्यंजन है, और देवनागरी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन मिलकर कुल 49 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि कुल कितने हैं? 49 है, 11 स्वर हैं और 38 व्यंजन हैं। अब देखिए जो हमने अभी तक ये पॉइंट्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं तो वो गिवन है, वो कर लेते हैं। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है इन्होंने लिखा है। हिंदी का संबंध किससे है? तो हिंदी का संबंध किससे है? तो शेरशानी अपभ्रंश से है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हिंदी भाषा, ठीक है। 2 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? तो अवधि भाषा में कौन सी नहीं है? कवितावली। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कवितावली जो है वो नहीं है। कवितावली ब्रज भाषा में तुलसीदास द्वारा रचित मुक्तव्य है। अब भोजपुरी, मगही, मैथिली किस उपभाषा की बोलियां हैं? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था, तो ये किसकी हैं? बिहारी की। आप समझ ही गए होंगे भोजपुरी से, भोजपुरी, मगही, मैथिली तो हमने अभी पढ़ा था ना बिहारी हिंदी, तो बिहारी हिंदी से हैं ये। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। छत्तीसगढ़ी बोली किस उपभाषा की है? छत्तीसगढ़ी किसकी है? पूर्वी हिंदी की। छत्तीसगढ़ी किसकी है? पूर्वी हिंदी की। ये भी हमने भी पढ़ा था। देखिए उत्तर प्रदेश टीईटी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके अलावा ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो ब्रज भाषा का शेरशानी, मागधी और अर्धमागधी और ये पैशाची। तो शेरशानी से हुआ। अभी हमने मैं इसके बारे में भी पढ़ा था। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो अभी हमने भी पढ़ा था ना, 14 सितंबर 1949 को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना किस वर्ष हुई? ये रट लीजिएगा बस, 1893 में हुई। तो ये मोस्टली एग्जाम में पूछा भी जाता है, 1893, ठीक है। ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल है, देख लेते हैं। ये भी देख लीजिए आप। अब देखिए खालिक बारी किसकी रचना है? तो ये अमीर खुसरो जी की है, ठीक है। अमीर खुसरो, सी, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? तो मैथिली कहाँ बोली जाती है? बिहार में, है ना। आप सभी जानते हैं, अभी हमने पढ़ा भोजपुरी, मगही, मैथिली, तो ये कहाँ है? बिहार की है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए वर्ण से आ गए हैं। इनमें से कौन सा वर्ण कंठे है? तो कंठे वर्ण कौन सा है आपको ये बताना है। तो मैंने अभी आपको बताया था ना, का वर्ग जो है हमारा कंठे है। का, खा, गा, घा, तो का, खा, गा, गा उसमें आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बीएड में के एग्जाम में ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बाकी ये हमारा अंतस्थ व्यंजन है या, ठीक है। पा क्या है? ओष्ठ है, और ता क्या है? ता हमारा दंते है। संयुक्त व्यंजन अक्षा किन दो ध्वनियों के मेल से बना है? तो ये हमारा बना है किससे?
स्टार्टिंग में हमारा का आएगा और ऑप्शन देख लेते हैं, शा आएगा। हाँ ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जैसे पक्षी। ठीक है। देवनागरी सरकारी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? हमने अभी पढ़ा था ना, ये मैंने आपको बताया था, इम्पोर्टेंट है। तो देखिए पूछा गया है उत्तर प्रदेश टीईटी एग्जाम में, मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में ये पूछा गया है आपका। तो 49 है, 38 क्या है उसमें व्यंजन है, और 11 क्या है उसमें शब्द है। देवनागरी लिपि में शब्द कितने हैं? तो मैंने अभी आपको बताया 11 है। देखिए उत्तर प्रदेश टीईटी में पूछा गया है। अघोष व्यंजन कौन सा है? तो अघोष, सघोष और एक और होता है आपका ये मैं आपको एक ट्रिक से याद कराऊंगी। तो अभी हम सिर्फ आंसर देख के चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। का क्या है? अघोष है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ह्रस्व दीर्घ स्वरों का वर्गीकरण है। देखिए यहाँ पे जो स्वरों का वर्गीकरण होता है वो किस आधार पर होता है? ह्रस्व स्वर होते हैं और दीर्घ स्वर, मूल स्वर होते हैं और संयुक्त स्वर। तो देखिए ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिनमें कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है, जिन्हें बोलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी से बोल सकते हैं। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिनमें मात्राएं होती हैं, ठीक है, मात्राएं लगी होती हैं और जिन्हें बोलने में टाइम लगता है। मूल स्वर ये 4 होते हैं, आप ध्यान रखिएगा। और संयुक्त स्वर वो होते हैं जो 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं, जैसा ए बना है आ और ई से, आई बना है आ और ए से। ठीक है। और इसके अलावा ओ आ और ऊ से बना है, और औ आ और ओ से बना है। तो मूल संयुक्त स्वर कितने हैं? 4 हैं। इसके अलावा अग्र स्वर होते हैं, जैसे दोनों ई और दोनों ए, ये आपके अग्र स्वर हैं। और मध्य स्वर हमारा आ है, और पश्च स्वर हमारे 5 हैं। तो ये संख्या भी पूछता है कि पश्च स्वर कितने हैं, मध्य स्वर कितने हैं, अग्र स्वर कितने हैं। और या फिर आपसे पूछ भी सकता है कि 4 ऑप्शन देके कि निम्न में से कौन सा अग्र स्वर है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से रट लेना है, माइंड में कोई भी ट्रिक लगा सकते हैं आप इसमें, तो ठीक है। लेकिन मैं इसकी आपको एक ट्रिक भी बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।